हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं एक केस डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, जिसको कहते हैं हम एपिस्टैक्सिस, यानी नाक से खून बहना, या फिर जिसको आम जुबान में हम लोग नक्सीर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली दोस्तों, इसलिए भी से इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को भी हमारे। तो दोस्तों, एक केस हमारे पास यहाँ आईसीयू में आया है, जिनकी एज है पेशेंट की 45 ईयर्स से। आप उनके कुछ वाइटल्स में आप लोगों को बता देता हूं। उनका ब्लड प्रेशर है 220/110, यानी कि 210, 220, और नीचे का जो जिसको डायस्टोलिक कहते हैं वो 110, यानी ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर है। हाइपरटेंशन हम जिसको बोल सकते हैं। पल्स उनका नॉर्मल है 68 पर मिनट। सेचुरेशन उनका 97% ऑन रूम एटमोस्फेयर, यानी कि वो भी तकरीबन नॉर्मल है। और रही बात उनकी जो दूसरे सिस्टम एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो वो भी तकरीबन नॉर्मल है। लेकिन इसमें पेशेंट के जो अगर हम पास हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसी कोई खास, जैसे कि हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज है या फिर आईएसडी है या सीकेडी है, इस तरह की कोई हिस्ट्री पेशेंट की अवेलेबल नहीं है। और सिर्फ बात करें हैबिट्स की तो एक टोबैको चिपिंग या फिर तंबाकू पेशेंट खाते हैं, एक केस हिस्ट्री हम बोल सकते हैं। तो पेशेंट को जो पेन, जो तकलीफ हुई वो इस तरह से है कि डेप्थ जो नोस्ट्रिल है उनकी डावे साइड की, वहां से ब्लीडिंग आना उनको शुरू हो गई है, और उनको हेडेक है और अनइजीनेस, ये उनकी एक चीफ कंप्लेन है। अब दोस्तों, एपिस्टैक्सिस या नाक से जो खून बहता है, इसके कॉज क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कॉजेज है दोस्तों। ट्रॉमा भी हो सकता है, हादसे की वजह से हो सकता है, और बहुत सारे जो मेडिकेशन जो लोग लेते हैं, मेडिकेशंस की वजह से तो हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड्स की वजह से हो सकता है। चूंकि क्लियर कट बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, 220/110 अगर बीपी हाई इतनी ज्यादा बढ़ा हुआ है और कोई हिस्ट्री नहीं है, तो क्लियर कट यहाँ पर हमारे सामने जो है तो बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और टोबैको च्यूइंग भी एक, अगर बहुत ज्यादा टाइम से अगर पेशेंट ले रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारे दिल के जो नसें होती है, खून की जो नसें होती है, उसको कमजोर कर देता है, जिसके कारण दूसरी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये तो दोस्तों केस हिस्ट्री हुई। अब इसमें क्या जांचें की जा सकती है? बीपी के बढ़ने के भी जो है इम्कान देखना चाहिए कि भी बीपी के क्या काउज हो सकते हैं। क्रिएटिन लेवल देख सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि पेशेंट की 45 एज है, बहुत ज्यादा भी एजेड पेशेंट नहीं है। तो ऐसे वक्त में उसकी जो हैबिट्स है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो उसमें लिपिड प्रोफाइल का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा सीरम क्रिएटिनिन है, सीरम यूरिया है जिसको कह सकते हैं। इसके अलावा बीएसएफ रैंडम हम कर सकते हैं जनरली। फिर उसके बाद जो है दोस्तों ईसीजी भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जानना ऐसे वक्त में बहुत जरूरी, कि इतना ज्यादा बीपी हायर साइड अगर है तो कहीं ना कहीं हमको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का भी बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है, हम जो प्राइमरी इंस्टेंट में हम लोग कर लेते हैं, वो ईसीजी है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया, और उसके बाद जो सबसे पहला जो हमारा ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है, आपके सामने अगर किसी को नाक से खून बह रहा है तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊं। अगर आपके सामने किसी के भी नाक से खून बह रहा है, जिसको हम लोग नक्सीर बोल देते हैं, तो ऐसे पेशेंट को आप सबसे पहले तो आप एक अच्छी जगह पर बिठाएं। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से बिठाएं, उसको सामने की तरफ थोड़ा सा टुवर्ड्स डायरेक्शन कराएं, और उसके जिस हिस्से से भी यानी कि नोस्ट्रिल, जैसे राइट या लेफ्ट, जिस साइड से भी ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, आप वहां पर बर्फ कहीं ना कहीं मिल ही जाता है आसानी से, उसको आप वहां पर लगाएं। सबसे पहले मैं आपको सीटिंग पोजीशन बताया। सेकंड जो है उसमें आप लोग बर्फ का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बिल्डिंग को रोकने का काम करो। फौरन जितने जल्द हो जल्द से जल्द आप उसको हॉस्पिटलाइज करें, क्योंकि बहुत सारे कॉजेज इसकी वजह हो सकते हैं। तो ये इमरजेंसी में आप इतना ही कर सकते हैं। और जो हॉस्पिटल के अंदर जब पहुंच जाता है पेशेंट, तो अब ये हमारे पास आया है, तो मैं इसके बाद जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन होती है, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है ना, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हो चुका है। तो ऐसे में हम लोग इंस्टेंट में हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, रूटीन हम लोग सब सारी ट्रीटमेंट उनको देते हैं। और उसके अलावा पेशेंट का बहुत ही रेयर ऐसे केसेस होते हैं जिनको नेजल ब्लीडिंग यानी कि किसी का है, और 10% सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम परमानेंट, यानी कि यूं समझ लीजिए कि किसी ना किसी बहाने इनको होते हो जाता है, जैसे कि हाई बीपी हो गया तो उनको ब्लीडिंग शुरू हो ही जाती है। लेकिन ऐसे बहुत ही कम या फिर 10% लोग होते हैं, सिर्फ 90% लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लीडिंग रुक जाता है, जिनको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अब ये पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। जब ये पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा होता है
तो फिर हम लोगों को ट्रीट करना होगा, हम लोगों को उसको फॉलोअप में लेना होगा कि आपको अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है, लो सॉल्ट डाइट आपको लेना है, और आपको तमाम वो सब चीजें बंद करना है जिससे उसको हमको ठीक करना होगा। तो ये पेशेंट के बारे में आप लोगों को बताया, इस तरह का उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और इस तरह आगे उसके साथ मामला पेश आएगा। तो दोस्तों ये मालूमात अगर आपको पसंद आ रही हो, जो केस डिस्कस मैंने आप लोगों के सामने किया है, आप लोगों के साथ में पेश किया है, तो इसमें हम लोगों ने जो है पाउज है, हेमसील है, ये इंस्टेंट में विटामिन डी है, विटामिन के है, इस तरह के जो है इंस्टेंट में ब्लीडिंग को रोकने के कुछ इंजेक्शन हम लोगों ने यहाँ पर दिए हैं, और जो बाकी के जो एंटीबायोटिक हैं और पेंटाप्रोजोल वगैरह जो आप लोग जानते हैं। फिर उसको सबसे मेन अहम चीज क्या, इंपॉर्टेंट चीज क्या, मॉनिटर रखना। फिर एंटीजी जो है यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए सिरिंज पंप के जरिए से देना, ये सारी चीजें रूल आउट होती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सब चीजें लाई जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने मेडिकोस के साथ में, और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।